स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेजॉन, पाई प्लस पाई और पाई माइनस। यानी मेजॉन पॉजिटिव चार्ज भी होता है, मेजॉन नेगेटिव चार्ज भी, और मेजॉन न्यूट्रल भी होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने और जानना है क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जान ही गए होंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? फराड, फराइडे, फराडे, फराड। चलिए ठीक ही। और ये सब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए थे, हो गया था नहीं। ये सब फिर दोबारा क्या पढ़ना है। मेजॉन पढ़ते। मेजॉन एक्चुअली में तीन तरह का होता है ना। एक डिराइव्ड पार्टिकल है, ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। कैसा पार्टिकल है? डिराइव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये तीन तरीके का होता है चार्ज के बेसिस पे। पाई प्लस मेजॉन लिखा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मेजॉन, पॉजिटिवली चार्ज मेजॉन मासलेस होगा। और कोई पार्टिकल मासलेस कहते हैं कब? किसी पार्टिकल को मासलेस कब कहा जाएगा? जब उसका मास 1 mu से कम होगा, है ना। यदि पार्टिकल का मास 1 mu से कम होगा तो उसको मासलेस कहा जाएगा। पाई मेजॉन ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेजॉन, यानी चार्ज नहीं है इस पे, और मासलेस ही है। और पाई माइनस मेजॉन नेगेटिवली चार्ज्ड मेजॉन। और ये भी मासलेस है। तो तीन तरह का मेजॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज मेजॉन भी होता है, नेगेटिव चार्ज मेजॉन भी होता है, और न्यूट्रल मेजॉन भी होता है। और ये पार्टिकल डिराइव्ड है, यानी इंटर कन्वर्सन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इंटर कन्वर्सन से पार्टिकल बना है ना। ये कोई फंडामेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। फंडामेंटली एग्जिस्ट तीन ही पार्टिकल करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके डिस्कवरी के पीछे एक साइंटिस्ट भाई साहब थे, जिनको याकावा साहब कहते हैं। याकावा, वो बिहार में कावा वाला नहीं, याकावा, याकावा मेजॉन थ्योरी। लिख दिया, लिख दिया।
याकावा एक साइंटिस्ट थे, वही मेजॉन थ्योरी दिए थे। बड़े यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, पढ़ो तुम लोग क्या लिखल है। हाँ, खाली कावा कावा मत करना। हाँ, यू कहवा नहीं, यह कहवा बोलना। यह कहवा मेजॉन थ्योरी है ना। ये थ्योरी एक्चुअली में कुछ और के बारे में है जो आपको भी अभी परेशान कर सकता है। सब लोग कह रहे थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। ऐसे ही तो बात हो रहा था, ऐसे ही बात जानते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ कैसे रहेगा? कोनो फोर्स ऑफ रिपल्सन न होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज में। तो दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कैसे करता है ना। आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे, आज मेजॉन के बारे में बता रहे हैं। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकता है? बात में दम है कि नहीं है ना। हम लोग तो जानते हैं भाई कि पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करता है, बोले रिपल्सन, ऐसे है ना। दो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों साथ में रह करके रिपल्सन करता है, यार डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो रिपल्सन होता है। नेगेटिव चार्ज भी रिपल्सन ही करता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ में अट्रैक्शन करता है। यही तो पढ़े थे, यूनिवर्सल लॉ है ये सब। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और एक साथ रहते हैं, तो बीच में आना पड़ा था याकावा भाई साहब को। ये बोले कि ऐसे नहीं समझेगा सब, इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दिए ना कि एक हड्डी मजबूत वाला और दो इक्वली स्ट्रॉन्ग कुत्ते के पास जो बराबर दिन से भूखा है, वो दोनों कुत्ते के पास वो हड्डी हम फेंक देते हैं। मतलब दो कुत्ता समझ गया, और एक हड्डी, कुत्ता हड्डी खा ही लेगा ना। अब क्या करेगा कुत्ता, उस हड्डी को, एक कुत्ता जो भूखा हुआ है, दोनों बराबर भूखा है, तो एक तरफ से वो कुत्ता पकड़ लेगा और दूसरा तरफ से दूसरा कुत्ता पकड़ लेगा, और दोनों क्या करेगा? देख पा रहे हो, दो कुत्ता एक हड्डी, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो है ना। ये हड्डी और ये कुत्ता दोनों ऐसे, और एक कुत्ता इधर से पकड़ के दांत से खींच रहा है। कैसे खींच रहा होगा? एक वो इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा। बीच में ये बोन है और ये कुत्ता है। दोनों कुत्ता एक दूसरे के अपोजिट में ही खींच रहा है, लेकिन हड्डी के सहारे दोनों का मुंह जुड़ा हुआ है। बोलो तुम लोग, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है? दोनों कुत्ता इक्वली मजबूत, इक्वल दिन से भूखा, वो हड्डी को एक दूसरे खींच ही नहीं पाएगा, दोनों तो बराबर मजबूत है। हड्डी भी टूटने वाला नहीं है, वो बहुत ही मजबूत है। अब बताओ कि दोनों कुत्ता का मुंह जुड़ा हुआ रहेगा या नहीं जुड़ा रहेगा? याकावा साहब पब्लिक के पास यही थ्योरी पेश किया, अपने जर्नल में लिखे हैं ये बात, यही हड्डी और कुत्ता का कहानी। बोले ये जो बोन है ना, ये मेजॉन है, और ये दो कुत्ता जो देख रहे हैं आप, ये दोनों प्रोटॉन है। अब समझिए कि एक मेजॉन को पकड़ के दो प्रोटॉन आपस में साथ रहता है। इसी वजह से न्यूक्लियस जब हम लोग तोड़ते हैं तो मेजॉन नाम का पार्टिकल
इमिट होता है। न्यूक्लियस जब आप तोड़ते हैं तब ये पार्टिकल निकलता है, ऐसे वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो दोनों कुतबन जो है पकड़ के ढके हुए ना, प्रोटॉन प्रोटॉन इसी फोर्स, इसी अट्रैक्शन फोर्स के साथ में रह रहे हैं। तो बोन क्या हो गया यहाँ पे, अरे बोन क्या हुआ, मेजॉन। और डॉग, हाँ एक्चुअली में वो समझने के लिए था, जब उतनी बड़ी बात में प्रॉब्लम हो जाए, और प्रॉब्लम होना तो तय था ना, नहीं तय था कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लगता तो ऐसे ही कि यार ये तो सोच भी नहीं किए थे आज तक कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो न्यूक्लियस के अंदर रहता कैसे, दोनों में रिपल्सन होता। और बोलता है न्यूक्लियस टूटता भी नहीं, जब दोनों रिपेल करते रहेगा आपस में तो भागने की कोशिश करते रहेगा। लेकिन सबसे संगठित बॉडी का यदि एक नाम लिया जाए तो न्यूक्लियस है ना। ये टूटेगा, जानते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टूटता है, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 5 लाख से 10 लाख सन पे होता है। और यही न्यूक्लियस ब्रेक करने के लिए ना अभी 250 फीट नीचे नहीं देखे अमेरिका वाला, अफगानिस्तान कौन था वो, ईरान पे, अब कौन था वो, ईरानी था ना जी, उस पर बम मारा ना कि ये अंदर घुस करके न्यूक्लियर फोड़ने का काम कर रहा है, मतलब एटम बम बनाने वाला है ना। एटम बम सब कहाँ बनाता है, 200-250 फीट जमीन के नीचे लैब बना करके वहीं पर पूरा सेटअप करता है। तो न्यूक्लियस टूटना आसान नहीं है, मतलब इसका कंपन से धरती वर्ती सब हिल जाता है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रहने का एक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल ले लिया है, और वो पार्टिकल कौन सा कहलाता है, मेजॉन। अब यही बात को हम लोग कैसे जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आज के बाद यदि कोई आपसे सवाल पूछे या आपके मन में उठे कि दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हुए न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, तो एक लाइन आंसर है बाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट काउज्ड बाई मेजॉन, है ना। अब देखो ऐसे प्रोटॉन 1 प्लस ऐसे निकाल दो एरो, प्रोटॉन 1 प्लस पाई 0 0, चार्जलेस मासलेस। दो प्रोटॉन आपस में कैसे रह रहा है, और अच्छे से इधर जोड़ देते हैं, पाई मेजॉन जो चार्जलेस भी है और मासलेस भी है, दो प्रोटॉन इसी को पकड़ के रह रहा है। यही पाई मेजॉन था, पाई नॉट 0 0, और ये है आपका प्रोटॉन और ये है प्रोटॉन, रिएक्शन लिख दिए। ऐसे दो प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रहता है। बोले प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी क्या न्यूक्लियर एक्सचेंज में ये पार्टिकल दिखता है, तो बिल्कुल दिखेगा। पाई -1 कर देना, यहाँ 0, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। चार्ज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -1 है, चार्ज कितना हो गया 0, मास हो गया 1। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 0 प्लस पाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 1। अब देखो आगे क्या बन गया, ये प्रोटॉन 1 0 1 और नीचे भी 1 0 1, आने न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाई पॉजिटिव, है ना। जब न्यूक्लियस हम तोड़ते हैं तो ये पार्टिकल बाहर निकलता है ना। तो मेजॉन इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज डिराइव्ड पार्टिकल एंड ट्रांजिट इन बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। क्लियर है। एकावा मेजॉन थ्योरी लीड्स टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवर इन द यूनिवर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तीसरा बात और सुनिए,
ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा सिर्फ न्यूक्लियस के डायमीटर में, यानी 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में, उससे कम में नहीं। इसलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लगता कितना दूर में है, 10⁻⁻15 मीटर में। अब बाहर से देखने वाला आदमी, जल्दी से समझाने वाला आदमी आपको ये से समझा सकते हैं, हम ही हैं वो आदमी, कहेंगे दो पॉजिटिव चार्ज जब 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस में रहे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगता है ना। दो सिमिलर चार्ज यदि 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे रहे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बजाय क्या लगने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऊपर से इतना कह करके काम साफ, लेकिन अंदर से इतनी सारी बातें है ना, कुत्ता हड्डी सब है, या कावा साहब इतना सब समझा करके समझाए थे। तो इसको बनाइए और जल्दी से लिख दीजिए, कुत्ता हड्डी बना दीजिएगा अपने हिसाब से, दांत बनाने आता होगा कुत्ता का तब, है ना। वो हड्डी ना टूटेगा ना दोनों कुत्ता छूटेगा, एक दोनों का मुंह सटले रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये रिपल्सन है जी। आप कहिएगा बगलवा वाला से कि हम इससे बड़ा नफरत करते हैं, दोनों रोज साथ ही बैठिएगा, कैसन नफरत है। पहले ये बनाइए फिर हम लिखाते हैं आपको। हेडिंग के बाद आप लोग की आदत होती है कि पहले कुछ लिख ही दें, वो रटने का तरीका है कि ऊपर हेडिंग बन गया, अब लिखा गया, अब रटिए उसको। या ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश न करते हैं। बेकावा मेजन थ्योरी लाइफ लॉन्ग आपको याद रह सकता है यदि इस बातों को सोचिएगा, है ना। तो बूढ़े होकर के भी मेरे बारे में सोचिएगा कि सर बताए थे वो कुत्ता हड्डी कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा। यह गावा मेजन थ्योरी 1935 में दिया गया था, जिसको याद रखना ये मटेरियल है, मेरे दिमाग में आया लिख दिए। मिटाएं मतलब बड़े आ गए, ये कन्वर्सन जरूर लिख दीजिएगा, तब बेस बना रहता है कि आखिर मेजॉन रहता कहाँ होगा। सर बताए कि सब न्यूक्लियस के अंदर होता है, आखिर कहाँ रहता है। तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को पकड़ के रहता है बाइक बीच पार्टिकल मेजॉन। देख रहे हैं इस थ्योरी को क्या है, दोनों कुतबा आपस में जब दिखेगा तो जो पब्लिक देखेगा उसको क्या दिखेगा कि दोनों लड़ रहा है, नहीं दोनों हड्डी के लिए लड़ ही रहा है ना। लोग को तो सिर्फ यही दिखेगा, लेकिन वहां पर दोनों का मुंह सटा हुआ है, तो सोचिए कि लड़ रहा है वो। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। बढ़ रहे हैं,
मेजॉन is derived particle and it hold proton and neutrons together in the nucleus। कैसे? ऐसे समझोगे तो सिर्फ समझ जाओगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पकड़ा हुआ है, ऐसे नहीं। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन होल्ड टुगेदर है ना, इसलिए आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिखेंगे। प्रोटॉनों के बीच मेजॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच मेजॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी मेजॉन है। The two proton inside the nucleus held together by a force of attraction known as कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स of attraction in the universe यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स? क्योंकि ऑपरेट होगा न्यूक्लियस के डायमीटर में ही, और ये डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर। सिंस इट ऑपरेट इन द डायमीटर ऑफ nucleus 10⁻⁻15 मीटर। और कुछ बोले थे जे? यही तो पढ़ना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स सिंस इट ऑपरेट इन द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। और तीसरा जो कहे थे कि ऊपर से जब इतना सब कुछ नहीं समझना है, मेजॉन और प्रोटॉन वगैरह, तब आपको कहना है कि टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
if present in the diameter of 10 to the power minus 15 meter, they exhibit force of attraction. If two positive charge particle present in the diameter of 10 to the power minus 15 meter, they exert force of attraction, है ना। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, समझ गए बात, बात समझे। दो प्रोटॉन, मोटे मोटे तौर पे बात एक ही है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है लेकिन फिर भी एक साथ होता है क्योंकि इसके बीच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसके उत्पत्ति के कारण में जानेंगे, ऑरिजिन में जानेंगे तो मेजॉन पार्टिकल है ना, कि मेजॉन पार्टिकल ही न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑरिजिन का कारण है। बढ़ जाए, now discovery of इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसी हेडिंग के अंदर सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। 9th में पढ़े होंगे एक बार आप लोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विलियम क्रूक साहब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे, विलियम क्रूक।
ये क्रुक साहब कुछ पहली बार अनोखा ढूंढे थे। देखिएगा कैसे क्या। बनाइएगा नहीं, देखिएगा खाली। नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एक बार बता रहे होंगे, इसमें ए है और डी है। ऐड। ऐड मतलब पॉजिटिव। ऐड मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना जी, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, है ना। कैथोड मतलब अपने आप ही लिख दोगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव और पॉजिटिव से जोड़ दिए, और इसके अंदर में कोई भी गैस रख दिए। जनरली हीलियम नियन लेते हैं, लेकिन अब कैसे कहेगा कोई नाइट्रोजन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। यहां से ऐसा, ये जो ट्यूब देख रहे हो ना, ये ग्लास ट्यूब है। और उतना भी छोड़ो, ग्लास ट्यूब वगैरह बनाना नहीं, थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि कुछ चेंज कर देंगे हम फोटो में। और तुम्हारा बना हुआ रहेगा पेन से, तो तुमको खराब लगेगा, कहेगा बस। समझाने के क्रम में करना पड़ता है। ग्लास ट्यूब को पहले वाला मरकरी देखा है? ये ट्यूब लाइट है ना। ये एलईडी है। एगो गोल वाला ट्यूब रहता था ना, है ना। अभी जल तुरते रिप्लेस किया है, 1-2 साल पहले ही है, लेकिन अभी भी रहता है। चौक लगा रहता है एक ठो, और ट्यूब रहता है। अभी बाहर लगा हुआ होगा ही सीढ़ी के पास, तो वो वैसा वाला ट्यूब लाइट है ना। ट्यूबी लाइट की बात कर रहे हैं, तो वो ट्यूब लाइट ही है डिस्चार्ज ट्यूब। उसी को आप देखे होंगे, जब लगाने के समय में एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। दोनों तरफ से जुड़ा रहता है तार से, वो है ना, वो बीच से निकलता है, लेकिन कैथोड एनोड ही तो रहता है। समझ रहे हो? देख रहे हो ये अरेंजमेंट? वही अरेंजमेंट है यहाँ पे। ये पहले, सबसे पहले विलियम क्रूक साहब ही बनाए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब समझे? ऐसे करके रखे क्रूक साहब, लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं हुआ। अब क्या किए कि यहां से इस ट्यूब में एक छेद बनाए, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, और इसको एक वैक्यूम पंप से जोड़ दिए ऐसे। इसी के लिए रोक रहे थे हम आपको। कहां से जोड़ दिए? वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप क्या करेगा? वैक्यूम पंप क्या करेगा? वैक्यूम का स्पेलिंग सही है? वैक्यूम पंप क्या करेगा जी? बोले ट्यूब के अंदर गैस जो होगा ना, उसको सक करेगा और उसके प्रेशर को कम करेगा। क्रूक साहब कर रहे हैं, हम नहीं। यहां से वोल्टेज 10,000 से 20,000 वोल्ट किए, 10,000 से 20,000 वोल्ट किए, और वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर 1/100 एटीएम कर दिए, है ना। एक एटीएम पे गैस होगा,
एक एटीएम पे गैस होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जितना प्रेशर है यहां पे उसका 100वां भाग कर दिए, 1/100 एटीएम कर दिए प्रेशर। तब जाके क्रूक साहब देखते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ग्लो हुआ, ग्रीनिश ग्लो हुआ, जिसको फास्फोरेसेंस भी कहते हैं। एक चमक हुआ, जैसे टीवी जलाते हैं तो चमकता है ना। अंधेला कमरा में कोई भी टीवी ऑन कीजिएगा तो उसका एक अलग चमक होगा, दे विल कॉल्ड फास्फोरेसेंस। उस टीवी के अंदर बूंदा बूंदी यदि होता है, पुरानका टीवी में होता था सीआरटी में, तो उसको कहते हैं सेंसिलेशन। नहीं, एक एक बूंद बूंद करके चमकता था, रेज जैसा लगता था, तो उसको बोलते हैं सेंसिलेशन प्रोड्यूस हुआ। हुआ कैसे? ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके अंदर तो गैस था, इधर कैथोड था, इधर एनोड था, बीच में गैस था। ये हुआ कैसे? गैस तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे आप देख रहे होंगे रोड पे जो पोल सब गड़ा हुआ है, नहीं है गड़ा हुआ, तो उसमें 11,000 वोल्ट वाला तार तो है, और वो तार में कोई इंसुलेशन भी नहीं, वो सब नंगा दौड़ रहा है, तो करंट तो उसमें जा रहा है। और एयर यदि कंडक्टर होता, हमारा बॉडी भी कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो एयर तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, हवा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन विलियम क्रूक साहब यहाँ पे वैक्यूम पंप से इसको जोड़ दिए हैं, 1/100 एटीएम कर दिए और वोल्टेज को इतना कर दिए, तब इसमें ग्लो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर लाइक 1/100 एटीएम and high voltage, the gases are conductor of electricity. Gases also conduct electricity when pressure is low and voltage is high. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्रूक साहब का ये हुआ। तो एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्व किए विलियम क्रूक साहब पहली बार कि एट वेरी लो प्रेशर and at high temperature the gases are also conduct electricity, है ना। चूंकि यहां पर तो गैस ही है और ये फिजिकल टच दोनों में है नहीं, तो ये जुड़ा तो गैस ही के माध्यम से, तो ग्लो कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। चलिए, इसी बात को ऑब्जर्वेशन में लिख देना है। क्रूक साहब का फाइंडिंग यही रहा। बाकी और कहानी नहीं कि डिस्चार्ज ट्यूब बनाए, कैथोड एनोड से जोड़े, ये सब कुछ नहीं। और चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम लोग इस बात को जानेंगे कि आखिर ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज करने से गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों किया, है ना। तो नीचे लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन। क्रूक ऑब्जर्वेशन, विलियम क्रूक साहब का ऑब्जर्वेशन एट वेरी लो प्रेशर, फोटो बना दीजिएगा, लाइक 0.01 atm and at high voltage the gases conduct electricity.
कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया जो समझाना चाह रहे विलियम क्रूक साहब? कि वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। यही 4-6 घंटा पढ़ने के लिए यहाँ पे आदमी रहता है, इसमें भी आदमी आस्कत करे तो ठीक ठाक बात है। खाने का टाइम आज बदल के 12-12:30 बजे कर दीजिए। 2 बजे से पहले एक्चुअली में खाने के बाद नींद आता है, वो बिल्कुल खराब बात है। 12-12:30 बजे के बाद नहीं खाइए। ये 2 साल ना बहुत, मतलब तुम लोग लगता होगा कि बहुत फ्री फ्री हो गए। 11th है कि बहुत संभलने का समय है। मात्र यही 2 साल, उसके बाद जब बेसिक्स ठीक हो जाता ना तो कुछ भी कर सकता आदमी। नहीं तो तैयारी आप यूपीएससी का करेंगे ना, उस समय में भी ये 2 साल रीअकर करवाना पड़ेगा। यदि जेन्युइन कैंडिडेट होंगे 11th-12th उस समय भी पढ़ना पड़ेगा। यही है कि अभी खुलेआम पढ़ते हैं, उस समय छुप छुप के पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब कुछ करने के लिए। उसी का नतीजा है। यूपीएससी वाले लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का किताब छठा से पढ़े थे तो छुप छुप के पढ़ा ना। अभी तो थोड़ा कम चलता है, आज से 10 साल पहले बाप बेटा दोनों साथे पढ़ता था। बाबूजी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेटा 7वां में पढ़ रहा है, तो दोनों 7वां की किताब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता था यूपीएससी, 7वां 8वां 9वां 10वां 4 बार 5 बार 6 बार। वो एज लिमिट नहीं था उस समय। और सपना होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता है, लेकिन सबको यहाँ कलेक्टर बनना होता है, डीएम जिसको कहते हैं। तो कलेक्टर बनने का सपना किसको नहीं रहता है, लेकिन उसके लिए परेशान अभी से होगा तब जाके कुछ होगा, नहीं तो वही 5 बार 7 बार 8 बार लग जाएगा। और अभी से जो आर्ट्स कॉमर्स ले लेता है उसको और भारी पड़ता है, ये सब पूछता है, मतलब ये सब पूछता है वहाँ पे। अभी हमारा आईआईटी का ये सिलेबस नहीं है, न डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, न डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब कुछ नहीं। ये आपके जनरल कंपटीशन का तैयारी कि लाइफ में कभी जरूरत पड़ेगा, है ना। ये आईआईटी में तो नहीं है, पूछेगा कम से कम, लेकिन दरोगा बनने में, बीपीएससी वाला परीक्षा में ये पूछेगा कि गैस कब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है ना। तो लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। बढ़ जाए और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कौन किए थे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी? हाँ, ये सिपाही बनने वाले परीक्षा में पूछता है। यही जनरल साइंस में होता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। ये कहने का मतलब है ना, पीछा नहीं छोड़ने वाला। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन साहब एक्चुअली में क्रूक साहब का एक्सपेरिमेंट दोहरा दिए थे। ये विलियम क्रूक साहब का ही एक्सपेरिमेंट दोहरा दिए। एक्सपेरिमेंट सुन लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, वही डिस्चार्ज ट्यूब।
ठीक ना। जो पुराना वाला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, वही डिस्चार्ज ट्यूब फिर से ये ले लिए और एक ट्रिक अपनाए। ट्रिक क्या था? कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड? इधर वाला कैथोड, ये तो जानते रहना है, हमेशा लिखना ही पड़ेगा ना। और उधर वाला एनोड, कैथोड एनोड ले लिए। और क्या किया इन्होंने? एनोड के पीछे स्क्रीन लगा दी। एनोड के पीछे स्क्रीन लगाए। स्क्रीन, अब आपको फिर से लेके चलते हैं हम उसी ट्यूबलाइट के पास। ट्यूबलाइट को कभी फोड़े हैं आप? यदि फोड़े होंगे, फूटता है तो वो आवाज सिंपल टूटने वाला नहीं करता है, वो भड़ाम से आवाज करता है। जैसे लगे कि वो अंदर में गैस का प्रेशर कम रहता है ना, और बाहर में प्रेशर ज्यादा है, तो फूटेगा तो कुछ बड़ा फूटने का आवाज करेगा। वैक्यूम जो अंदर में क्रिएट, सिमिलर प्रिंसिपल है। एक वो खाली मरकरी नहीं, पिक्चर ट्यूब टीवी वाला ऐसे रहता था पहले का टीवी। जब डिब्बा वाला टीवी घर में होगा तो जरूर एक आध बार बनने के लिए खुला होगा, ऐसे रहता बना हुआ डिब्बा वाला। CRT, पिक्चर ट्यूब, टीवी है ना बना दिए ये। और क्या, टीवी में ऐसे तो स्क्रीन रहता था पहले, इस तरह का रहता था, यहीं पे जंक्शन रहता था। वो भी डिस्चार्ज ट्यूब ही का एग्जाम्पल है। डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने, एनोड के पीछे स्क्रीन लगाया। तो हम मरकरी पे थे, आप लोग को एक्चुअली मैं स्क्रीन समझा रहे हैं। जब वो मरकरी का ट्यूबलाइट फूटता होगा ना, तो एक तो आवाज भड़ाम सा, ये संदेश दे रहा है आपको कि अंदर में प्रेशर कम है। दूसरा उसमें वाइट कलर का कोटिंग छूटता होगा, है ना। वाइट कलर का पाउडर टाइप का निकल जाता होगा जहां फूटता है वहां से। एक्चुअली में वो शीशा है और अंदर से पेंटेड है, उसी को स्क्रीन कहते हैं। वो वाइट कलर का पेंट रहता है। वैसे ही जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, कोटिंग है, जो किधर लगाए? सिर्फ ये एनओडी के पीछे लगाए, कि इधर नहीं लगाए, पूरा में न लगाए। पिछले बार तो पूरा था, पूरा सेंसिलेशन हो रहा था ट्यूबलाइट में, जैसे पूरा एक जैसा होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ कहां लगा? एनोड के पीछे। जब एनोड के पीछे लगाए, अब वैक्यूम पंप से जोड़ना भूला गए, और इसको जोड़ देना है वैक्यूम पंप से। प्रेशर कर दिया 100, 1/100, 10,000 से 20,000 वोल्ट। ठीक है, सारा पहले जैसा कर दिए। अब इसके अंदर कोई भी गैस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया, तो ये शीशा खाली है, मतलब कि कोई स्क्रीन तो है नहीं, तो पूरा चमका नहीं। चमकेगा जहां पे स्क्रीन होगा। तो यहां पे ना बूंदा बूंदी शुरू हो गया, बूंदा बूंदी ग्रीन कलर का, ऐसे ऐसे फास्फोरेसेंस कहते हैं, ग्रीनिश ग्लो कहते हैं, सिंसिलेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसे 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 चमक रही है। अब ऑब्जर्वेशन ये है, जे थॉमसन साहब का ऑब्जर्वेशन ये है कि एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड प्रोड्यूसेस ग्रीनिश ग्लो या ग्रीनिश फास्फोरेसेंस या सिंसिलेशन। ये जो बूंदा बूंदी के साथ चमक है ना, उसको कहते हैं सिंसिलेशन। क्लियर है ऑब्जर्वेशन? अब इससे फाइंडिंग क्या निकलता है? तो स्क्रीन इधर है, बूंदा बूंदी इधर आ रहा है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है
जैसे आप उधर से बैठ के कोई लेजर टॉर्च जलाइएगा तो इस स्क्रीन पे जलेगा ना, ग्लो करेगा ना। कोई लाइट जलाएगा तो इधर जलेगा, हम कहेंगे ना कोई उधर से लाइट मारा है। थॉमसन साहब भी वही कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि कैथोड के तरफ से कोई रेज चला है और ये चल के आया एनोड के पीछे जाके पड़ा है। चूंकि रेज कैथोड के तरफ से आ रहा है, इस रेज को हम कैथोड रेज कहेंगे। तो जे थॉमसन साहब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किए हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पहले, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, तो बाई कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट डन बाई जे थॉमसन। समझ रहे हैं कैथोड रेज क्यों कहा गया, नाम समझ गए क्यों कहते कैथोड रेज इसको। बाद में जाके पता चला कि यही कैथोड रेज में जो पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बनाइए फोटो, सुनिएगा सिर्फ हमारी बात, इसी पर सब बात आप कह सकते हैं। प्रोसेस जानने से ना फायदा होता है कि याद नहीं करना पड़ता आपको। अब जाकर के आप एक आध बार लिख दीजिएगा, यदि रात में एक काम समझ के पढ़ने को, फोटो बना करके 2 4 10 लाइन इंग्लिश लिख दीजिएगा, यही सब बतवा, तो आप तैयारी कर रहे हैं। छोटा छोटा गोल बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अच्छा परीक्षा तो हम 27 में देंगे ना, IIT 27 में है, अभी तो 2 साल है। ऐसा नहीं, ये 2 साल एक के बार नहीं आएगा। इसको लिख देना होगा। बड़े बड़े परफोरेटेड नहीं है, परफोरेशन की जरूरत नहीं है। पेनिट्रेट करके घुस जाएगा, घुस के पार कर जाएगा। कैथोड होता है परफोरेटेड।
एनोड रेज नहीं पार कर पाता है। वो अगले में गोल्डस्टीन साहब डिस्कवरी किए थे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये देखो एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, है ना, तीन बात होता है इस तरह के डेवलपमेंट में। एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, ऑब्जर्व क्या किए और उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड क्या किए। तो ऑब्जर्वेशन, एट वेरी लो प्रेशर and high voltage, at very low pressure and high voltage, the screen placed behind the anode produces greenish glow or phosphorescence conclusion. Some of the invisible rays coming from the side of cathode incidence on ZNS screen and produces greenish glow or phosphorescence और scintillation। ये है कंक्लूजन। द इनविजिबल रेज known as कैथोड रेज, इसलिए एक्सपेरिमेंट को कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कह दिया गया।
बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक्चुअली में इसमें जो लिख रहे हैं हम, और ये लेटर में कुछ चमक होगा, नहीं चमक रहा होगा, हर अक्षर चमक रहा होगा, इसको फास्फोरेसेंसी कहते हैं। ये जो ग्लो कर रहा है ना अंदर से, यही फास्फोरेसेंस है ना। अब ग्रीनी ग्रीन से लिखे तो ग्रीनिश ग्लो है, फास्फोरेसेंस है। और 10 20 50 को बूंदा बूंदी, तो आपके आंख पे कैसे बूंदा बूंदी का चमक दिखाई देगा ऐसे, ये सिंसिलेशन कहलाता है। कोई विशेष बात नहीं है कि सेंसिलेशन क्या होता होगा, यही सेंसिलेशन समझिए। ये बार बार जल बूत रहा है तो सेंसिलेशन हुआ, चमक। क्लियर है? नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला प्रॉपर्टीज, फोटो इतना बनाएंगे ना कि आपको हम परेशान कर देंगे। समय तो है ही, तो फोटो बनाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये अभी पढ़ने के बाद जब तक आप बेरोजगार न हो जाए तब तक फिर से पढ़ना न पड़े। मतलब फिर से काहे के लिए पढ़ी? वैक्यूम पंप से जोड़ेंगे, कितना प्रेशर? 1/100 ATM। कितना वोल्टेज? 10,000 से 20,000 वोल्ट। अच्छा, अब तो थोड़ा विशेष भाषा भी चलता है, नहीं? 10,000 काहे के लिए लिखे? 10K to 20K ठीक लगेगा नहीं? वोल्ट क्या? इस बार इसमें क्या रखने वाले हैं वो देखिएगा थोड़ा, क्या बोलने वाले हैं जरा सुन लीजिएगा। ऐसे थ्योरी भी लिखा जा सकता था इंटरटेनमेंट पर्पज से। यहाँ पे वो भाई साहब को खड़ा कर देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, है ना, एकदम ब्लू ब्लू भाई साहब है। तो इसका एक शैडो बन जाएगा इस स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें एक लाइट पैडल रख देते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम लोग देखा है ऐसा वाला? लोग कुछ नहीं देखा है क्या? हाँ देखो, देखा है मेला में। हाँ, फिरकी बोलते हैं, लाइट पेडल बोलेंगे इंग्लिश में। कागज का भी बना बना के लोग बेचते रहता है ना। कौन बच्चा होता नहीं है जो इसको लेने के लिए रोता नहीं, और खरीदवा दीजिए, अपने हाथ में लेकर घूमता रहता वो हवा में। नहीं, लाइट पेडल है वो, रख दिए उसके अंदर। ये लाइट पैडल का यहाँ पे जो है ना,
शैडो दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, ऐसे। लाइट पेडल का शैडो कहां पे दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पहला प्रॉपर्टीज बताने वाला है कैथोड रेज का। हम लोग का भी शैडो दिखाई देता है, देखा है तुम लोग? अपना छाया नहीं बगल में चलते रहता है। अभी ये होगा, देखिए वो पीछे नहीं, वो ऐसे चलेंगे तो पीछे पीछे जो होगा। ये इसलिए होता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लाइट बीम, चाहे सनलाइट हो चाहे ये लाइट है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो जितना दूर में हम खड़े हैं उतना देर लाइट बीम नहीं पार कर पाएगा, तो उसी के बराबर में एक शैडो बन जाता है ना? तो कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव होता है। किसी भी रेज के प्रोपागेशन में उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट हो जाता है। इसका मतलब वो रेज क्या? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसको इंग्लिश में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज यही था। याद हो गया तुम लोगों को क्या? पहला, when an object placed in the path of cathode rays, it casts shadow of an object on the screen. It means cathode rays travel in बोलो ना जी, स्ट्रेट लाइन। देखो पहला प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा भी सुन लो साथ में। ये जो लाइट पेडल है ना, ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मूव भी करेगा, घूमेगा। जैसे मेला में घूमता रहता ना, बेचने वाला ऊपर में टांग के रखता और देखिएगा पैडल उसका घूमते रहता है। क्यों हो रहा है ऐसा? मेला में तो हवा चल रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हवा कहाँ है? तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज है, और ये कैथोड रेज यहां से जब चलता है तो इस लाइट पेडल में टकरा जाता है, और लाइट पेडल में टकराने के वजह से ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने से लाइट पेडल मूव कर जाता है ना? जैसे आप रास्ते में खड़ा हैं और आपके दोस्त आए पीछे से दौड़ते, धक्का दे दिए, तो आप भी दौड़ने लगिएगा, और नहीं तो फिर गिर जाइएगा। काहे? तो वो जो भाई साहब दौड़ते आए, आपके जो दोस्त, वो आपके बॉडी में क्या ट्रांसफर कर दिया? काइनेटिक एनर्जी। अब आप काइनेटिक एनर्जी में चले गए तब तो ठीक है, और नहीं गए तो आप गिरिएगा। समझ में आ गई बात? तो दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन करके प्रॉपर्टीज ये है कि व्हेन ए लाइट पेडल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट टर्न, ये घूमने लगेगा। ऐसा तभी संभव है जब कैथोड रेज काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर कर दे, किसमें?
लाइट पेडल में। और यदि ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि कैथोड रेज में कोई ना कोई मटेरियल पार्टिकल है, और वही मटेरियल पार्टिकल बाद में इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दूसरा पॉइंट, when a light paddle placed in the path of cathode rays, it turn या it move, है ना, कि एक लाइट पेडल जब कैथोड रेज के पाथ पे प्लेस करते हैं तो ये घूमने लगता है। तो नीचे लिखे इट ओनली हैपेंस, ये तभी संभव होगा when some of the momentum or kinetic energy transfer from cathode rays to the light pedal। और मोमेंटम कहने का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब हाफ mv²। तो यदि मास होगा तो मैटर होगा, और मैटर मतलब पार्टिकल होगा। तो कैथोड रेज में कोई ना कोई पार्टिकल होगा। लिख दिया। तीसरा, अब इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं कैथोड रेज में। मान लेते हैं कि, समझ जाएगा तुम लोग, यहां पे अलग एक्सपेरिमेंट में, नहीं तो फिर से फोटो बना देंगे, इसलिए समझा रहे हैं, समझ जाओ। समझे हम क्या बोले? फोटो बनाने के डर से तो समझ ही जाओगे ना। इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव प्लेट रख दिए। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए बाहर से,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए बाहर से, तो जो कैथोड रेज आ रहा था ना ये सब पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मुड़ गया, ऐसे ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब है कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल है जो अभी अभी डिस्कवर्ड हुआ है वो सब नेगेटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज कैरी negatively charged particle as they move towards positive plate of external electric field। जाना है, लिखा। फोर्थ, जैसे ये बचवा जो अभी गया यही पूछ रहा था ना, परफोरेटेड रहेगा नहीं तो सर निकलेगा कैसे, तो वही प्रॉपर्टीज है। ये एनोड रेड को पेनिट्रेट करके ना पहुंच गया स्क्रीन पे, इसका मतलब है कि कैथोड रेज में पेनिट्रेशन पावर होता है ना। कैथोड रेज फोर्थ प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज हैज पेनिट्रेशन पावर, कैथोड रेज हैज पेनिट्रेशन पावर, हिंदी में कहते हैं भेदन क्षमता, भेद करने की क्षमता, भेदन क्षमता, कैथोड रेज को पेनिट्रेशन पावर होता है। दे कैन पेनिट्रेट ए सॉलिड मेटल। तो अगला है पांचवा, कैथोड रेज ionizes the gas through which they pass। कैथोड रेज जिस गैस से पास होगा उसको आयंस में कन्वर्ट कर देगा, आयोनाइजेज, आयंस में कन्वर्ट करेगा, एटम को आयन बना देगा। तो नेगेटिव चार्ज होता है, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज तो हो ही जाएगा ना। तो कैथोड रेज आयोनाइजेज द गैस थ्रू दे पास, दैट इज cathode rays has ionizing
पावर। लिख दिए। नेक्स्ट छठा, छठा एक अलग भाई साहब थे, एक हैवी मेटालिक प्लेट रखे मॉलिब्डेनम का, मॉलिब्डेनम एमओ, हैवी मेटालिक प्लेट, और इस पे कैथोड रेज को इंसिडेंस कराते हैं। तो ये जो वापस लौट के जो रेज बनता है उसी का नाम आज तक एक्सरेज है। व्हेन कैथोड रेज इंसिडेंस ऑन हैवी मेटालिक प्लेट लाइक मॉलिब्डेनम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट नोन एज एक्स-रे। एक्स मतलब अननोन होता है, इसीलिए तो मैथ में जब भी कोई पार्टिकल मानना होता है तो लेट करते हैं, मान लिया कि एक्स है ना, एक्स मतलब अननोन रेज। आज तक इसको अननोन रेज के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये वाला डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट किए थे जिनका नाम था रॉटंजन। याद रखना पड़ेगा, सिपाही दरोगा बनने के लिए बहुत जरूरी होगा। हु डिस्कवर एक्सरे? रॉटंजन। कौन सा रेज? एक्सरे डिस्कवर किया। कैसे? द व्हेन कैथोड रेज incidence on heavy metallic plate after reflection, the rays are known as X-rays, discovered by मतलब समझते हो जी? अभी भी जब आप एक्सरे कराने जाते हो ना तो कोई ना कोई डिस्चार्जिव एक्सपेरिमेंट ही होता है वहां पे, और वो एक हैवी मेटालिक प्लेट पे पड़ता है पहले से। जो देखना वो एक्सरे मशीन वाला प्लेट धोता भी रहता है, और वही हैवी मेटालिक प्लेट पे पड़ने के बाद जो रेज निकलता है वो आपके बॉडी में पेनिट्रेट होता है और वो फोटो खींच के लाता है। फोटो खींच के लाता है कैसे? क्योंकि उसके रास्ते में हड्डी पड़ा तो हड्डी का शैडो बनेगा कि ना बनेगा, तो जो शैडो बनता है वो आपको फिल्म बन के मिल जाता है। डॉक्टर साहब उसी शैडो को देखते हैं कि कहाँ टूटा है या नहीं टूटा है ना। देखो कितना कितना साइंस हम बता दिए। होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, निकलेगा कैथोड रेज, उसको कहाँ इंसिडेंस कराना है? हैवी मेटालिक प्लेट पे ऐसा अरेंजमेंट करके रखेगा, मॉलिब्डेनम एलिमेंट का बनता है। उस पे पड़ने के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट होगा वो आपके बॉडी में जा रहा है, और जाकर के जिसका फोटो खींचना है, जहां एक्सरे कराना है, उस ऑर्गन पे रुकेगा। रुकेगा मतलब शैडो प्रोड्यूस कर देगा। शैडो आपको स्क्रीन पे वो फिल्म के रूप में मिल जाता है। एक्सरे का डिस्कवरी रोटेंजन साहब किए थे। सतमा भी है। एक्चुअली में कंटेंट उतना ही देर का रहता है। नहीं देखते हो कि
1.5 घंटा ही सर क्यों पढ़ाते हैं? तो 1.5 घंटा इसलिए ही बताते हैं कि एक क्लास उतना देर में समझ आ जाता है। कोई ना कोई टॉपिक शुरू करते हैं, डेली देखते हो इतना दिन से, और वो खत्म ही होता है। कभी कभी इधर उधर चले जाने से मतलब कुछ रह गया, जैसे कल वाला मेजोन रह गया था तो उधर चले गए थे ना, कूलम और फैराडे बताने लग गए थे, है ना। तो बना हुआ है कि वो 1.5 आवर 25 मिनट 30 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, है ना। वैसे करके पूरा पूरा सिलेबस बना हुआ है, तो तुम 10 मिनट पहले चोरी करने के चक्कर में रहोगे तो रोज कुछ ना कुछ बच जाएगा, ऐसे में घाटा तुम्हारा है, वो प्रॉपर्टी छूट जाएगा। 7वां स्पेसिफिक चार्ज, लास्ट है स्पेसिफिक चार्ज। देखो, चार्ज टू दैट ऑफ mass ratio of a particle known as a specific charge। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता है कि स्पेसिफिक चार्ज जो है E/m को कहते हैं। किसको कहते हैं? E/m। E मतलब चार्ज और m मतलब मास। E काहे लिखते हैं? क्यों लिखेंगे तो क्या ही दिक्कत है। यूनिट क्या हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज का? सब लिखने में दौड़ कर रहा है। कूलम पर केजी। प्रॉपर्टीज ये नहीं है कैथोड रेज का, प्रॉपर्टी है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज इज कांस्टेंट। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या ये बताइए, यहां लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज इज रिमेन क्या? कांस्टेंट। प्रॉपर्टी ये है 7वां, स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज इज रिमेन कांस्टेंट। डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये 7 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, और ये सातों प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद समझ में आया कि कैथोड रेज में जो मटेरियल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आफ्टर द प्रॉपर्टी डिस्कशन, द मटेरियल पार्टिकल which consist cathode rays carry negative charge particle and known as इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कैथोड एक्सपेरिमेंट से।